राहुल गांधी ने एक बार फिर नोटबंदी के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नोटबंदी काले धन को सफेद करने के लिए की गई है। नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और बीजेपी सरकार देश भर में अपनी सफलताओं का ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद हर बार इन सफलताओं की पोल खोल देते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जाली नोटों से जुड़ी आरबीआई की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि नोटबंदी काले धन को सफेद करने के लिए की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी का दर्द देश कभी नहीं भूलेगा। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के नाम पर देश को अचानक लाइन में लगा दिया गया। लोग अपना ही पैसा निकालने के लिए तरस गए। कई घरों में शादियां थी, बच्चों और बुजुर्ग के इलाज चल रहे थे, गर्भवती महिलाएं थीं, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे। घंटों लाइन में लगने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। राहुल गांधी ने दावा किया कि 2022 में रिजर्व बैंक के हवाले से खबर आई कि बैंक में पहुंचे 500 के 101.9% और 2000 रुपए के 54.16% से ज्यादा नोट नकली हैं। 2016 में जहां 8 लाख करोड़ कैश इन सर्कुलेशन में था, वहीं आज 31 लाख करोड़ कैश इन सर्कुलेशन में है। सवाल है कि आपके डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया का क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? राहुल गांधी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा, नोटबंदी के वक्त मैंने कहा था कि ये राष्ट्रीय त्रासदी है, गलत फहमी में मत रहिए। मोदी जी से गलती नहीं हुई है, ये जानबूझ के किया गया है ताकि आम जनता के पैसे से मोदी मित्र पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा सके और उनके काले धन को सफेद किया जा सके। राहुल गांधी ने दावा किया कि राजा के एक तानाशाही फरमान ने जनता को कभी ना भूल पाने वाली चोट दी है। नोटबंदी का दर्द देश कभी नहीं भूलेगा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब तक आप भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे मंत्रियों का इस्तीफा मांगा करती थी, लेकिन अब बीजेपी भी सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी हंगामा कर रही है। तो वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। बीजेपी ने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। बीजेपी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो वहीं सीएम केजरीवाल की माने तो सत्येंद्र जैन को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। ईडी का गलत इस्तेमाल करते हुए मोदी सरकार उन पर दबाव बना रही है। तो वहीं ईडी का शिकंजा सत्येंद्र जैन पर कसता जा रहा है। आज ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 9 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने सोमवार को करीब 6 घंटे तक चली पूछताछ के बाद सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी के मुताबिक जैन उनके खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित तौर पर शामिल बताया जा रहा है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य, गृह और बिजली सहित दूसरे विभागों को संभालने वाले जैन को मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। जैन की तरफ से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन पैरवी कर रहे हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्रीय एजेंसी की तरफ से पेश हुए। हालांकि अब कुछ देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि जैन के खिलाफ ईडी का मामला पूरी तरह से फर्जी और राजनीति से प्रेरित है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार और आम आदमी पार्टी बेहद ईमानदार है, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है। उन्होंने आगे कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हरियाणा में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन निकाय चुनावों को विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी की एंट्री से बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केजरीवाल को चुनौती मानने से इनकार कर दिया है। तो क्या कहा पूर्व सीएम ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में भी पार्टी का विस्तार कर रही है। गुजरात, हिमाचल के बाद आपने हरियाणा में भी एंट्री की तैयारी कर ली है। हरियाणा में जून में नगर निगम चुनाव होने हैं, लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को चुनौती मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि राज्य में उनकी सियासी जंग भारतीय जनता पार्टी से है। एक इंटरव्यू के दौरान जब हुड्डा से पूछा गया कि आपके बढ़ते कद के चलते
कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल हो सकती है, तो इस पर उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग बदलाव चाहते थे, उन्होंने आपको एक विकल्प के तौर पर देखा। हरियाणा के लोगों के लिए कांग्रेस पहले से ही एक विकल्प है। मैं केजरीवाल को चुनौती के रूप में नहीं देखता हूँ। कांग्रेस के लिए आप कोई जोखिम नहीं है, हमारी जंग भाजपा के साथ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने पहले भी 90 विधानसभा सीटों और 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार को कुरुक्षेत्र में एक रैली की थी। उनकी इस रैली को 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। रैली के दौरान उन्होंने राज्य में सत्ता पर काबिज बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाना चाहते हैं, वो हमारे साथ आए। जो उन्हें दंगाई, गुंडे, बलात्कारी बनाना चाहते हैं, वो भाजपा के साथ जाएं। आम आदमी पार्टी मानती है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में केजरीवाल की रैली नगर निगम चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगी। अब तो ये वक्त बताएगा कि किसके लिए गेम चेंज होता है और कौन गेम जीतता है, लेकिन इन बयानों से हरियाणा की सियासत जरूर गर्मा गई है। मोदी सरकार में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, आईटी और सीबीआई मोदी विरोधियों के खिलाफ कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रही है। केंद्र के खिलाफ जो भी राजनीतिक दल या फिर नेता आवाज उठाता है, वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर आ जाता है। और जिस राज्य में चुनाव करीब हो, वहां तो विपक्षी नेताओं की शामत ही आ जाती है। और अब कुछ ऐसी ही परेशानी जम्मू कश्मीर के नेताओं के सामने आना शुरू हो गई है। वहां जल्द ही चुनाव का ऐलान हो सकता है। मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना राजनीतिक दलों को महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जो दल मोदी सरकार की घेराबंदी करता है, उसकी घेराबंदी आईटी, ईटी और सीबीआई कर लेती है। और इस बार केंद्रीय एजेंसियों का निशाना बने हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। दरअसल फारूक बीजेपी सरकार के खिलाफ लंबे समय से हमलावर बने हुए हैं। राज्य से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद तो उनके तेवर और सख्त हो गए हैं। बीजेपी के खिलाफ जम्मू कश्मीर के दलों को एकजुट कर उन्होंने गुपकार गठबंधन बनाया, जिसके आगे बीजेपी टिक नहीं पा रही है। ऐसे में फारूक को कमजोर करने के लिए ईडी मैदान में उतर आई है। ईडी ने फारूक को समन भेजकर उन्हें श्रीनगर कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया। फारूक अब्दुल्ला ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई। ईडी अधिकारियों ने बताया कि मामला खेल से जुड़ा है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला लंबे समय तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। बीसीसीआई उन सभी राज्य क्रिकेट एसोसिएशन की मदद करता है जिसे उसने मान्यता दी है, और जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल है। राज्य क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई से करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद हर साल मिलती रही है। ईडी का दावा है कि साल 2002 से 2012 के बीच जो पैसा बीसीसीआई से जेकेसीए को दिया गया, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। और इस दौरान फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी का दावा है कि इन 10 सालों में बीसीसीआई ने जेकेसीए को 113 करोड़ रुपए का फंड जारी किया, लेकिन उसमें से करीब 43 करोड़ 69 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ। इस मामले में 2015 में बीसीसीआई ने फारूक अब्दुल्ला सहित कई अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया। दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने ईडी की पूछताछ को राजनीतिक बताते हुए कहा कि मोदी सरकार को राज्य के हालात के बारे में समझना होगा, शांति के लिए लोगों का दिल जीतना होगा। 2024 में देश में बीजेपी की नो एंट्री होगी। बीजेपी फिर से सत्ता में नहीं आ पाएगी, ये दावा किया है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी केंद्र सरकार को अक्सर अपने तीखे तेवर से परेशान करती रहती है। पश्चिम बंगाल चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी की सारी कोशिशों पर पानी फेरते हुए उसे विपक्ष में बैठने को मजबूर किया। और अब टीएमसी ने जिस तरह से बीजेपी नेता एक के बाद एक शामिल हो रहे हैं, उससे ये दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी के आगे मोदी जी पस्त हो चुके हैं। अब एक बार फिर ममता बनर्जी ने बीजेपी को अपनी बातों से डरा दिया है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार भले ही अपने आप को मजबूत सरकार कहती रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की निगाह में मोदी सरकार असल में मिलावटी सरकार है। पुरुलिया में टीएमसी की एक बैठक में बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी नीति एनडीए सरकार को मिलावटी करार दिया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी जैसे फैसलों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था का गलत प्रबंधन किया है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी मोदी सरकार पर लगाया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि देश की जनता केंद्र की जन विरोधी सरकार से अब तंग आ चुकी है।
इसके अलावा बड़ा दावा करते हुए उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सत्ता में लौटने पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। टीएमसी मुखिया ने आगे कहा कि देश भर में बीजेपी के लिए नो एंट्री होगी। उन्होंने कहा कि आम जनता परेशान हो चुकी है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जाना होगा। बीजेपी के सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं है। वहीं नोटबंदी के फैसले को विनाशकारी बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। ये एक बड़ा घोटाला था। जनता परेशान है, इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का सत्ता में लौट पाना मुश्किल है। अब ममता बनर्जी ने तो बीजेपी के हारने की भविष्यवाणी कर दी है। देखना होगा कि उनकी बात कितनी सच साबित होती है। गुजरात में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी जीत का दम भर रही है, लेकिन अंदर खाने वो इस बात से वाकिफ है कि अब की बार इतिहास को दोहराना बेहद मुश्किल है। इसलिए वो उसी राह पर कदम बढ़ाने को तैयार है जिस पर चलकर योगी ने फिर उत्तर प्रदेश पर कब्जा जमाया था। बीजेपी की इसी पॉलिसी से सीधे तौर पर सवाल पीएम मोदी के मॉडल पर खड़े होते हैं। साथ ही योगी का कद बढ़ने के संकेत मिलते हैं। बीजेपी अब तक पूरे देश में केवल गुजरात मॉडल की दुहाई देती थी। हर नेता कहता था कि पीएम मोदी ने जिस तरह से गुजरात में विकास का मॉडल पेश किया है, उससे हर राज्य को सीख लेनी चाहिए। लेकिन अब नेताओं की जुबान पर मोदी का नहीं बल्कि योगी का नाम रहता है। यूपी में लगातार दूसरी बार जीत का इतिहास लिखने वाले योगी के मॉडल की दुहाई दी जाती है। यहाँ तक कि अब तो मोदी के गढ़ गुजरात में भी पुराने मॉडल को भुलाकर योगी की नीतियों को अपनाया जा रहा है। गुजरात में बीजेपी सरकार चुनाव में जीत हासिल करने के लिए योगी की राह पर चलते हुए जल्द ही नया कानून ला सकती है। शांति बनाने के लिए लगातार नए कानून पर मंथन किया जा रहा है। इससे संबंधित कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए पेश करने की तैयारी है। राज्य गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए बड़े कानून बनाए हैं। गुजरात सरकार ने इन कानूनों का अध्ययन किया है और ऐसे ही कानून प्रावधान अपने यहाँ भी लागू करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर जल्द ही एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, जिसमें सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से 2 गुना या 3 गुना हर्जाना वसूलने का प्रावधान होगा। सूत्र ने बताया कि अगर कोई नुकसान की भरपाई नहीं कर पाता है तो उसकी संपत्ति को सीज या नीलाम किया जा सकता है। इसके साथ ही जेल भेजने का प्रावधान भी शामिल होगा। अन्य कानूनों की तरह इसमें भी ट्रिब्यूनल और स्पेशल कोर्ट होंगे जो ये तय करेंगे कि मामला प्रस्तावित कानून के तहत आता है या नहीं। अब गुजरात सरकार के इस फैसले से साफ हो गया है कि वो योगी की राह पर चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस निर्णय से पीएम मोदी के घटते दबदबे के भी संकेत मिलने लगे हैं, क्योंकि अब मोदी की जगह योगी का मॉडल चलेगा।